अब मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के ब्रदर मोहतरम एडवोकेट ग़ुलाम रब्बानी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि मौजूदा हालात जिसमें हम अब्दुल्ला गौतम हफ़िज़हुल्लाह, कलीमुल्लाह सिद्दीकी हफ़िज़हुल्लाह, से पहले डॉक्टर जाकिर नाइक, ये दावती मैदान की शे सवार और मौजूदा हुकूमत और यहाँ के हालात दावती मैदान में किस तरीक़े की अड़चनें पैदा कर रही और किस तरीक़े के हालात हैं, तो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप इस मौजू पर कि दावती ज़िम्मेदारियों को किन क़वाइद व ज़वाबित के तहत हमें अदा करना चाहिए हिंदुस्तानी दस्तूरुल अमल के लिहाज से, कानून के लिहाज से। मैं बिरादर मोहतरम को ज़हमत देना चाहता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं जो है ना बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं इस महफ़िल का हिस्सा बना, और मुझे यकीनन 1% भी अंदाज़ा नहीं था कि इस किस्म की महफ़िल होने वाली है। बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में 3 दिन पहले मेरे को निज़ाम भाई बोले कि जो है एक उलमा का जोड़ है, मतलब कोई प्रोग्राम है, उसमें शेख को मदऊ किया जा रहा है, आप आके जो है ना कुछ बातें बताइए बोल के बोले मेरे को। तो बिल्कुल मुख्तसर जो है ना मैं वही जहन में रख के आया, लेकिन आने के बाद अंदाज़ा हुआ कि शायद जो है ये मेरी खुशकिस्मती है, मैं आप लोगों की महफ़िल का हिस्सा बन गया, और मेरी जो है इतनी जसारत और इतनी मेरी जो है हैसियत है नहीं कि मैं आप लोगों को मशवरे दे सकूं उलमा की टीम को। लेकिन फिर भी जो है क्योंकि मुझे मौका दिया गया, कुछ बातें जो मौजूदा हालात के हिसाब से है वो आपसे गोशे गुजार करना चाह रहा हूँ, बिलखुसूस दावती मैदान के एतबार से। दावती मामले के अंदर मुझसे ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा बेहतर मालूम है कि दावत किस किस्म की दी जाती है सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ के हिंदुस्तान के दस्तूर के हिसाब से आपको दावत व तबलीग का काम करने के लिए दस्तूर में जो इजाज़त दी गई है, ये दस्तूर के अंदर आपको कहाँ तक जो है ना उसके लिमिटेशंस है वो, और फिलवक्त के दौर हाजिर के मसाइल, ये दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। मतलब एक दौर था जब आप जो है दावत व तबलीग का काम बहुत आसानी से कर सकते थे, ज़्यादा टेंशन नहीं था किसी भी एतबार से, लेकिन अब वैसे हालात नहीं रही हिंदुस्तान के अंदर। उसके कई वजूहात है, जो लोग ज़रा तारीख़ से वाकिफ़ है उन लोगों को बहुत अच्छी तरीक़े से मालूम है। एक तो हुकूमतों का बदलने का सिलसिला, दूसरा ये इस्लाह और तबलीग के काम के जो नताइज आ रहे हैं, उस नताइज से खौफज़दा होकर यहाँ की हुकूमतों ने जो पॉलिसियाँ बनाई है जो दस्तूर के ख़िलाफ़ है दर हकीकत, लेकिन वो उन पॉलिसियों की वजह से जो मसाइल जो है ना मुबल्लिगीन हज़रात को पेश आ रहे हैं, ज़रा थोड़ा उसके ताल्लुक़ से भी आपके सामने जो है ना आप जो उलमा की जमात है, उलमा की जमात को उतना मसला नहीं था अभी तक। जो लोग फील्ड पे काम करते थे उतर के, उन लोगों को टारगेट करके उनके ख़िलाफ़ कई किस्म से जो है ना झूठे सच्चे केसेस वगैरह डाल देंगे, झूठे केसेस फ्रेम करके इनको बहुत परेशान करे। लेकिन अब जो है ना, जैसे कि जो है ना बता रहे थे कि जो है मौलाना उमर गौतम है, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब है, तो इन लोगों के ऊपर जो टारगेट है ना, ये टारगेट एक स्पेसिफिकली जो है आपको एक डाइवर्जन टेक्निक है। मतलब आपके बड़े उलमा को टारगेट करने का एक जो है ना मिशन शुरू हो गया। भाई ये छोटे 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 जो है ना पौधे काटने के बजाय एक बड़ा पेड़ काट दो, काट देंगे तो पूरों पर असर पड़ता उसका। तो ये कोशिश है लोगों की, ये कोशिशों के ज़रिए काम चला। हालांकि ये जो जितने केसेस है, जितने उन पर केसेस बनाए गए हैं, मेरी जो है ना उनके वकला से बात भी हुई थी, और वो जो है ना जो केसेस बनाए उनके ऊपर मैं जनाब पढ़ा भी, सारे झूठे केसेस है। फंडिंग के केसेस है, मदरसे के लिए 1 करोड़ रुपए फ़ंड मंगाए बाहर से बोल के केस डाल दिए, वो कोई केस ही नहीं बनता देखा गया। तो वो इलीगल फंडिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है ना जितने लोग दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं, वो लोग जो दावत तबलीग का काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये पैसा खर्च करके पूरे हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कलीम सिद्दीकी साहब बोल के उनके ऊपर एलिगेशन लगाए, उनके ऊपर मुल्क के ख़िलाफ़ दफ़ात लगाए, उनके ऊपर सारी झूठे हैं। इंशाल्लाह आज निकल जो है बरी हो जाएंगे इंशाल्लाह, वो सारी झूठी साबित होंगी। लेकिन उस वक्त तक जो मसाइल दरपेश होने वाले हैं, अब जैसा कि मौलाना उमर गौतम के घर वाले हैं, घर वाले ये बोल रहे हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछ रहा नहीं कर रहा नहीं उनको। अब यूपी के हालात भी कुछ ऐसे है नहीं। तो बहरहाल जो है ना ये जो हालात आपके परेशानियां हैं, अभी मैं आपको जो है ना दस्तूर के अंदर इजाज़त कहाँ तक है बता सकता हूँ मैं आपको। दस्तूर के अंदर
आर्टिकल 25 हो दो या आर्टिकल 19 हो दो, बहरहाल ये सारी जो आर्टिकल्स है जिसमें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, मतलब आप अपने रिलीजन को, अपने मज़हब को, अपने ख़यालात को आप किसी को भी बिला झिझक प्रोपगेट कर सकते, उसकी प्रैक्टिस कर सकते। यहाँ तक कि दस्तूर के अंदर माइनॉरिटीज़ को अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करना और उसके अंदर अपने दीनी चीज़ों को पढ़ाने की, उसकी जो है ना तबलीग, उस सारी चीज़ों की इजाज़त है। ये सब चीज़ों के बावजूद मसाइल है। मैं आपको लिमिटेशंस और आपके जितने इजाज़त जो है, आपको सारे राइट्स जो है वो बता सकता हूँ मैं आपको, लेकिन ये सब बताने के बाद ये मसाइल भी पैदा हो रहे हैं आपको। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है ना हम ये सारी चीज़ें हैं, हम इस पर अमल कर रहे हैं, फिर ये क्यों हो रहा, ये क्यों हो रहा, मतलब एक आजमाइश है। अब एंटी कन्वर्जन लॉ बनाया गया, यूपी के अंदर है, गुजरात के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, राजस्थान के अंदर है। जब से 2014 के बाद से बीजेपी की हुकूमत आ गई मरकज़ में, इतने जगहों पे एंटी कन्वर्जन लॉ आ गया। राजस्थान के अंदर जब बीजेपी की हुकूमत थी, एंटी कन्वर्जन लॉ आया। आज वहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत है, लेकिन वो लोग रिपील नहीं करे उसको। एक नुक्ता है समझने के लिए। तो हर कोई परेशान है। परेशान किससे है? ये दावत व तबलीग के काम से है। दावत व तबलीग के काम के अंदर दो किस्म के काम हैं। एक वो जो हम अपने आपस में मुसलमानों के अंदर इस्लाह का काम कर रहे हैं, वो काम है, उनसे उनको कोई मसला नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं इसको ये कर लेने दो, ये लोग को आपस में ये लोग लड़ते झगड़ते रहते, बस इनको ये काम पे लगा के रखो, इससे उनको तकलीफ नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पे जो लोग गैर मुस्लिम में अपना काम कर रहे हैं, देहातों में, गाँव में, करियों में, निचले तबके के लोगों के अंदर, SC ST BC के अंदर बिल्कुल गिरे हुए लोग, और जो है ना इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोग जो है, और कई ऐसे कबाइल जिनका जो है ना अभी तक उनका सेंसेक्स में कैलकुलेशन भी नहीं है आज तक, ऐसे लोग, इनके अंदर कई लोग काम कर रहे हैं। ये जो काम हो रहा, ये काम को रोकना, इसमें कैसे रुकावटें डालना, क्योंकि वहाँ पर जो काम करते हैं उसमें आपको नतीजे बहुत बेहतरीन आते हैं। क्योंकि वो लोग ऐसे लोग हैं जिनको समाज से काट दिए, समाज में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनका कोई हिस्सा नहीं है, उनको कोई बैठने देते नहीं, उनको कोई खरीब बुलाते नहीं, उनको कोई जो है ना स्पेसिफिक, उनको क्या करे, बोलो कोई स्पेशल लॉज बना दिए उनके लिए, स्पेशल लॉज बना के छोड़ दिए, और ट्राइबल लॉज बना दे के बोले हमारा कानून वहाँ आपका अप्लीकेबल नहीं है, आपके लोकल लॉ से। ज़्यादा दूर नहीं, अब तेलंगाना के अंदर ही है, आदिलाबाद है, आदिलाबाद जो है ना महाराष्ट्र का बॉर्डर है, वहाँ पर ऐसे कई ट्राइबल एरियाज है जहाँ पर ट्राइबल कानून चलता, वहाँ पर अपना लॉ नहीं चलता। और वो ट्राइबल्स के लिए जो जितना वो जो कानून बने हुए हैं, उनका एरिया छोड़ के बाहर निकल के लोग तिजारत नहीं कर सकते। मतलब वहाँ के मुकाम का कोई आदमी है, उन्हें हिंदुस्तानी शहरी है, लेकिन उन्हें वहाँ से निकल के आके आदिलाबाद या हैदराबाद में कोई तिजारत नहीं कर सकता, अपना पैसा लगा नहीं सकता, अपनी जेब से पैसे लगा के यहाँ पर घर खरीद नहीं सकता उन्हें। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसे लोग जो है ना, जो ऐसे तबक़ात, जो पिछड़े तबक़ात है, इनके अंदर काम हो रहा। कई लोग अपने अपने जो है ना इनफरादी सतह पे काम कर रहे हैं, कोई एक तंजीमी सतह पे काम कर रहे हैं, एक जमात की शक्ल में भी काम हो रहा, उलमा की निगरानी में काम हो रहा, कई लोग कर रहे हैं काम। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना काम की अपने को सराहत करना पड़ता है उन लोगों की। लेकिन ये जो काम हो रहा ना, इसके नतीजे इतने बेहतरीन आ रही, ये नतीजों की वजह से लोग परेशान हो गए। पिछले अगर आप जो है, मेरे जितने मालूमात है उससे पहले के तो खैर और भी होंगे, पिछले 10 साल की, 2009 से बात कर रहा हूँ मैं, 2009 से लेके 2019 तक, 2009 में जितने रिलीजियस कन्वर्जन ऑफिशियल थे, रिलीजियस कन्वर्जन ऑफिशियल थे, मतलब जितना रिलीजियस कन्वर्जन होता, अगर कोई आदमी जो है ना कोई मज़हब छोड़ के इस्लाम में आया तो उसका प्रोसीजर है, एक फॉलो होता। वो प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले उसको कलमा पढ़वाते, कलमा पढ़वा के 2 गवाहों की मौजूदगी में एक आलिम के हाथ पे उसको कलमा पढ़वा के एक सर्टिफिकेट इशू करते, वो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है। वो कन्वर्जन सर्टिफिकेट उसको आ जाने के बाद में चेंज ऑफ नेम, ये चेंज ऑफ रिलीजन हो गया, फिर चेंज ऑफ नेम के लिए जाते उसके। वो चेंज ऑफ नेम के लिए जो है ना गवर्नमेंट कोई ना कोई अथॉरिटी उसको सर्टिफिकेट देना पड़ता। वो गवर्नमेंट अथॉरिटी यानी MRO है, तहसीलदार, RDO, कलेक्टर, अगर ये लोग अगर कोई सर्टिफिकेट देना है तो इनको जो है उसके लिए ख़ास तौर पे गज़ेट पब्लिश करना पड़ता गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये प्रोसीजर है ये, और ये कानून में, ये आपको दस्तूर में इसकी इजाज़त है। कोई भी आदमी जो है ना अपना चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ रिलीजन कर सकता, क्योंकि वो चेंज ऑफ नेम करना इसलिए ज़रूरी रहता क्योंकि नाम की तब्दीली होती है, आगे चल के जो है ना फिर नाम हर जगह तब्दील करना पड़ता। तो 2009 से लेके 2019 तक 10 साल में जो है
ऐसे केसेस में हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन जो है 375% उसकी जो है ना इजाफा हुआ, 375%। मसलन अगर एक आदमी उस वक्त जो है ना कर रहा था 2009 में, तो 2019 में 375 आदमी करना शुरू कर दिए। तो इससे कैलकुलेशन कर लीजिए, अगर 1000 आदमी उस वक्त थे तो सीधा सीधा 3,75,000 आदमी हो गए। तो इससे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो लोग परेशान हो गए, अब जो है नई नई अड़चने डालना शुरू कर दिए। अड़चने किस किस्म की कि जो है ना अब आपको रिलीजन कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं देते हम। आप अभी तो जो है ना खैर अब एक नया भी शुरू होगा, जुडिशरी के अंदर भी जो है मसाइल, मतलब दिन ब दिन मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, मसाइल कम नहीं हो रहे हैं। लेकिन जितने मसाइल बढ़ रहे हैं उतना काम भी बढ़ रहा, और काम के अल्हम्दुलिल्लाह नताइज भी वैसे ही आ रहे हैं। इतनी तकलीफ़ों के बावजूद सारी उनकी जो है ना जितनी उनके वसाइल है वो लोग लगा ले रहे हैं खिलाफ, उसके बावजूद भी हम कानूनी फ़ैड वगैरह जितनी भी है लड़ रहे हैं। लड़के जो है ना फिर वो लोगों की भी इस्तिक़ामत बोलना, जो लोग जो है ना इस्लाम कबूल करा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनकी इस्तिक़ामत अल्लाह कबूल करे। उनकी इस्तिक़ामत लोग जो है ना अपने शहर, अपने वतन, अपने रियासतें छोड़ के आ रहे हैं, आके फिर वो इस्तिक़ामत पर बैठ रहे हैं वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह। अगर क्योंकि अगर वो लोग थोड़ी देर के लिए अगर हट जाएंगे तो सारे लोग परेशान हो जाते। उनकी हिम्मत पे काम हो रहा, तो काम भी वैसी हो रहा, लेकिन मसाइल भी बहुत ज़्यादा है। तो उस नुक्ते नज़र से बस इतना ही बोल सकता हूँ कि जो है ना जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर दावती काम अगर आपका हो रहा ये फील्ड के अंदर, अगर आपस में इस्लाही माशरे के तहत आपके प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ये प्रोग्राम वगैरह से कोई इशू नहीं है, लेकिन फील्ड पे अगर आपका काम हो रहा तो कई चीज़ों को आपके जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, जो भी बात आप पहुंचाने के बाद अगर कोई दिलचस्पी लेके उसमें आपके पास रुजू हो रहा, उसको सबसे पहले आलिम को रुजू करवाओ। सबसे पहले उसको लाके उलमा के पास, क्योंकि उलमा के पास ही वो मियार होता जो चेक कर सकते कि जो है ना इतना इन्हें कितना जो है ना पायदार है या नहीं है। आप लोगों के पास नहीं है। हम लोग जो है ना एक इखलास से जाते, उसको समझाते, लेके आते, लेकिन उन्हें किस मकसद से आ रहा अपन नहीं बोल सकते। हम लोगों को एक केस आया, हमारे पास एक केस इनकाउंटर हुआ। एक भाई और बहन दोनों जो है इस्लाम कबूल करने के लिए आए, अप्रोच हुए हमारे पास। एक साहब के पास, हमारे दाई है, उनके पास अप्रोच हुए, तो वो लोग उन्होंने मेरे पास लेके आए। उनको लेके आने के बाद जो है ना मैं दोनों से बातचीत करा। बहन का तो मसला, लेकिन भाई के ऊपर डाउट आया मेरे को, थोड़ा सा डाउट आके मैं क्या करा, थोड़ा उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे बोल के उनको काम पे लगाया। भाई ज़रा क्रॉस वेरिफिकेशन करो, मेरे को ये बच्चा समझ में नहीं आ रहा, मतलब उतना समझ में नहीं आ रहा मेरे को। दिल का हाल अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन उसके बाद में हम लोग जो है ना रुजू करवाएंगे इनके कन्वर्जन के लिए। जब थोड़ा सा क्रॉस वेरिफिकेशन करे तो ये समझ में आया कि उन्हें जो है ना लोकल एबीपी यूनिट का वाइस प्रेसिडेंट है, ये उसकी बहन बोल के लेके आया। उसकी बहन नहीं थी, उन्हें कोई और बच्ची थी, वो उसको लेके आया बहन बोल के। तो ये कई को होगा बोल के हम जब अंदाज़ा लगाए तो हमको ये समझ में आया कि ये लोग आके एक सर्टिफिकेट लेना चाह रहे थे हमारे पास से। वो सर्टिफिकेट लेके जाके फिर पुलिस के पास हमारे को ज़बरदस्ती कन्वर्जन करा रहे हैं बोल के कंप्लेंट देके ये इदारे को बंद करा देने के चक्कर में थे। जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट इशू कर रहा उसको बंद कराने के चक्कर में थे। तो खैर वो अल्लाह ताला जो ना उस वक्त वो दिमाग में डाल दिया, वो चीज़ आ गई, हम जो ना समझ के कर लिए। लेकिन हर कोई हर वक्त नहीं आता ना, ऐसा हमेशा नहीं आता। ऐसा एक आध दफ़ा अल्लाह को बचाना था, अल्लाह बचा लिया, हमेशा नहीं आता। अगर मुसीबत आ गई तो भी ठहरना है, लड़ना है उसके खिलाफ, ये झूठ असुब लड़ना है। क्योंकि उसके बाद हमारे दिमाग में ये आया कि अब इसका जो है ना हम इसका क्या करना है, इसका मतलब इसके लिए डिफेंस क्या तैयार कर रखें, आगे चल के भी हो सकता है ऐसा। तो फिर हम लोग एडिशनल एफिडेविट्स बनाए, कुछ और बना के उन कुछ काम पे लगाए। जो लोग आ रहे हैं उनको हमारा एक आदमी असिस्ट करता, लेकिन काम उनका ही है, वो लोग ही फिरना वो ऑफिसर्स को जाके वहाँ से लेके आना। उसके बाद में ये प्रॉब्लम हमारे को दरपेश नहीं होना। उन्हें वॉलंटियरली आए बोले सा हमारे पास रिकॉर्ड रहने के लिए, हम लोग जो है ना उनको खुद एक काम पे लगाए। तो खैर ये इसके बावजूद भी फिर और प्रॉब्लम्स आते ही रहते, आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते। अब कई जगहों पे जो है ना बच्ची की उम्र जो है 21 साल 22 साल है, वो लोग जो है ना बच्ची नाबालिग है बोल के भी लेके आ गए, पुलिस को लेके आ गए। अब वेरिफिकेशन कौन करना? तो ऐसे कई चीज़ें आते रहते, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे है सारी चीज़ें। जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं वो लोग जो है ना बेहतर से बेहतर यही है कि वो लोग अपने मामले को ले लेके उलमा के पास आना, उलमा के पास आके उलमा से रुजू करवाना। उनके तहत एक तंजीम के तहत, एक जमात के तहत अगर काम होगा तो क्या होता है, लड़ने के लिए जमात आगे आती। तो जो है ना उस लेवल की जब बात होती तो ज़्यादा टेंशन नहीं होता। तो खैर मेरी बात को मुख्तसर करता हूँ, अगर बयान करने बैठे तो और बहुत सारे वाक़यात, आप वक्त तो बस नहीं होता। लेकिन आप लोगों का एक सेशन, अलग सेशन चल रहा है, उलमा का सेशन, मेरे को मौका दिए आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बोलने के लिए, बहुत खुशकिस्मती है मेरी, आप लोगों की सोबत मिली मेरे को, जज़ाकल्लाह।
अल्लाह जो है ना हम सबको जो है ना हम क्या बोलते हैं, बोलने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बोलिए। कलीम भाई, अभी जैसे कि उमर गौतम या जहांगीर मुफ्ती जहांगीर या कलीम सिद्दीकी साहब या डॉक्टर जाकिर नायक, ये तो बड़े बड़े लोग हैं। लोकल जो सतह पे काम करते हैं, जैसे दाई है या फिर जो मुबल्लिगीन है या फिर जो आलिम दीन है, अगर ये लोग काम करें फील्ड वर्क के अंदर, तो इनके लिए सहूलियत क्या होगी और आगे चल के अगर कानूनी पेचीदगी आए तो ये लोग कैसे फेस करें? इस सिलसिले में कुछ पूछना चाहता हूँ। क़ौमी हो या फिर बैनुल अक़वामी हो, सब जगह एक ही है। आपको एहतियात वही है। यहाँ पर क्या है, दस्तूर जो है, दस्तूर के हिसाब से आपको इजाज़त है, लेकिन अब आपको जो है ना, यहाँ पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इधर मसला नहीं है। आपको यहाँ पर लोकल लॉ नहीं है। एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वो सिर्फ स्टेट का सब्जेक्ट है। तो जहाँ जहाँ जो है ना स्टेट्स में वो लोग ज़रूरी समझ रही, उन मुकामात पे जो है ना एंटी कन्वर्जन लॉ आ गया। अभी इधर नहीं है एंटी कन्वर्जन लॉ। मसलन जैसा बिहार है, बिहार के अंदर एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी परेशानी कर रहे हैं। वहाँ परेशानी कैसा कर रहे हैं, मतलब अगर बच्चा है, कोई घर से चलेगा तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट डाल रहे हैं, या कोई किडनैप कंप्लेंट बुक कर दे रहे हैं, या कोई जो है ना ऐसी अलग अलग किस्म जो है ना कंप्लेंट्स बुक करके जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है ना कंप्लेंट बुक करके उनको हरासमेंट क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि एक बार एफआईआर दर्ज हो गई तो उनको परेशानी जो है ना शुरू हो जाती है, जो लोग मदद कर रहे हैं। तो ये चल रहा। तो अब अगर आपको जो है ना यहाँ पर आप लोकल में काम कर रहे हैं, तो मैं वही बोला, प्रोसीजर एक ही है। प्रोसीजर ये है, आप इंडिविजुअल लेवल पे मत काम करिए, आप इनफरादी काम मत करिए, जुड़ जाओ किसी के साथ। आप जुड़ना है तो बेहतर चीज़ ये है, कोई जमात, कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ जुड़ के लोगों को लाके काम करो। अगर आप इनफरादी काम कर रहे हैं भी, तो ऐसे लोग जो है ना आ रहे हैं कन्वर्जन के लिए, उनको लाके इनके साथ जोड़ दो आप। मतलब आप इंडिविजुअली अपने लेवल पे कोई मत करिए, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाते। उनके साथ जोड़ेंगे तो क्या होता है, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप रहता, एक टीम रहती, उसके खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को सोचना पड़ता। वो एक एहतियात है अपनी। अब परेशानी तो आती है आपको, आप काम करने उतरे, परेशानी बराबर आती है आपको। अब परेशानी आए भी तो काम करना बेहतर है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम।